हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ करीमा। इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन रीड करेंगे। सो लेट्स रीड द चैप्टर। You might have seen a driver of a car or truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? यहाँ हमारे को बोला गया कि जब भी हमारे को ट्रैफिक सिग्नल दिखता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कार, ट्रक, बाइक जो भी है उसे स्टॉप कर देते हैं बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। और वैसे जब हम भी बाईसाइकिल चलाते हैं तो जब भी हमारे को नीड होती है तो हम ब्रेक्स अप्लाई करके उसे रोक देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा कैसे होता है कि ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो वो रुक गए? अभी अगर इमेजिन कि हमने तो जस्ट ब्रेक अप्लाई करे हैं और फिर ऐसा कैसे कि बाईसाइकिल रुक गई हमारी? Not only vehicles, any object move over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. अब जैसे बॉल है, आप बॉल को किक करते हो तो वो थोड़ी देर बाद, थोड़े डिस्टेंस के बाद अपने आप रुक जाती है। क्यों वो अपने आप क्यों रुकती है? वो चलती क्यों नहीं रहती? ये जो फोर्स होते हैं, दिस इज नॉट टू बी फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक ही बार किक किया, लगातार हम उसे किक नहीं कर रहे, एक बार ही किक कर रहे हैं एक बॉल को, तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी। अब वो रुकेगी किसकी वजह से? दैट्स नॉट द फ्रिक्शन। फाइनली इट स्टॉप्स। हैव यू एवर नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना पील? व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्मूथ एंड विद फ्लो? अब आप कई बार क्या होता है, घर पे आपसे पानी गिर जाता है, किसी से पानी गिर जाता है, तो कई बार कोई स्लिप हो जाता है उसमें से। हाउ? ऐसा कैसे? मतलब कि उसमें स्लिप कैसे हो गए? हम नॉर्मली हम चल रहे हैं तो स्लिप कैसे हो गए? बिकॉज ऑफ द स्मूथनेस। और ये स्मूथनेस डिक्रीज इंक्रीज होती है बाय द फ्रिक्शंस। सो इस टोटल चैप्टर में हम ओनली अबाउट द फ्रिक्शन रीड करेंगे। इसमें हमारे को ये पता लगेगा कि व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, हाउ कैन बी रिड्यूस और इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। एक बार हम ये रीड कर लेते हैं। एक एक्टिविटी, gently push a book on the table. You observe that it stops after moving for some time or some distance. Repeat this activity pushing the book from the opposite direction. Does the book stops this time too? अब आपने कोई बुक है एक टेबल पे रखी हुई है, आपने ना क्या करा, लाइक ये टेबल है, यहाँ पर आपने इस साइड से फोर्स एक्सर्ट किया तो थोड़ी दूर आगे जाएगी और फिर स्टॉप हो जाएगी, और ऐसे आप दोबारा करोगे तो वो थोड़ी देर बाद फिर स्टॉप हो जाएगी, है ना? कैन यू थिंक अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन? अब आप इसका एक्सप्लेनेशन कह सकते हो कि वो आगे जाके रुकी क्यों? वाई इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? अब क्या हम ये कह सकते हैं कि उसके ना दूसरे साइड से अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स लग रहा है, जिस वजह से वो उसके मोशन को इफेक्ट कर रही है, उसके हिलने पे इफेक्ट कर रही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं? अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक, आप एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ पर आप अगर कोई भी चीज़ है उसे आप धक्का मारोगे तो वो थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाएगी, एक स्मॉल डिस्टेंस पर जाकर। सो इसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसकी यहाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, इसलिए हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे यहाँ पर। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. अगर आप लेफ्ट की तरफ लगाओगे, थिंक अबाउट, अगर ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पर एक बुक पड़ी है, कोई भी बुक है, ये हमारी साइड है लेफ्ट और ये हमारी साइड है राइट। अगर आप लेफ्ट साइड से इधर प्रेशर लगाओगे तो वो कहाँ जाएगा? राइट साइड में। और अगर आप यही प्रेशर राइट साइड से लगाओगे तो वो कहाँ जाएगा? बुक लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इट मीन्स जो सी साइड से आप प्रेशर लगा रहे हो उसके अपोजिट साइड वो जाएगा। सेम बात यहाँ कही, अगर आप राइट पर लगाते हो तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वो होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। इन द बोथ केसेस द फोर्स अपोज द ऑब्जेक्ट ऑफ द मूव। मतलब कि क्या है, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो
तब भी और लाइट से लेफ्ट जा रहे हो तब भी वो एक फोर्स हो रहा है, फोर्स लग रहा है उस बुक पर, उसकी बुक की जो मोशन है, जो उसका हिलने का टाइप है, उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स. जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, उससे अपोजिट जो फ्रिक्शन लगेगा ना, जो भी फोर्स लगेगा उसे हम फ्रिक्शन कहेंगे. जिससे आपको ये माइंड में रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव करवा रहे हैं, तो जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है या उसे उसकी स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा है, उसे हम फ्रिक्शन कहेंगे. In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. अब क्या था, बुक जो थी, बुक के अपोजिट, बुक के साथ क्या लगा हुआ है, टेबल, और बुक जो है वो टेबल से कांटेक्ट में है. अब जो टेबल है वो उस पर कौन सा प्रेशर एक्सर्ट करे, कौन सा फोर्स एक्सर्ट करे, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इज दिस फोर्स द सेम फॉर ऑल सरफेस. अब क्या हर जगह एक ही टाइप का फोर्स होता है कि कहीं पर ज़्यादा है या कम, ये सब पे सेम कांस्टेंट रहता है या इरेगुलर रहता है. डल डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. लेट अस फाइंड आउट. अब क्या होता है कि क्या वो स्मूथ सरफेस पे कम करेगा, ज़्यादा करेगा, लेट्स डिपेंड ऑन द वेरियस सरफेसेस. क्योंकि जितना वो स्मूथ होगा, जितना वो चिकना होगा, उतना ही उसमें फ्रिक्शन कम होगा. एक डायग्राम के थ्रू अभी हम ये समझेंगे आगे. टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक. आपको स्ट्रिंग लेना है, ब्रिक के अराउंड आपको उसे लगा देना. पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस. एक स्प्रिंग बैलेंस, इस स्प्रिंग बैलेंस समझने के लिए पहले आपको ये रीड करना है. और इसमें ये बताया हुआ है, ये एक डिवाइस होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस विच इज़ यूज. ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारे को पता लग सके उस पर कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है, हम उसका फोर्स मेजर कर सके कितना लग रहा है. इसमें क्या होता है, कॉइल्ड स्प्रिंग होता है. ये देखिए, ये लिखा है कॉइल्ड स्प्रिंग होता है, जो स्ट्रेच हो जाता है. ये देखिए, ये यहाँ से ये चीज़ एक्सपेंड हो जाती है जितना फोर्स लगता है उसके अकॉर्डिंग. लाइक देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम्स, यहाँ पर भी है. सो इससे हमारे को पता लग जाता है वो कितना फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है. अब ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, लाइक यहाँ स्प्रिंग है ना, यहाँ से अटैच हो जाता है. ठीक है, यहाँ से अटैच होने के बाद क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से अटैच है तो वो जैसे आप उठाओगे ना, लिफ्ट अप करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें कितना फोर्स है. तो यही बात यहाँ बोली गई है कि उसमें सब थोड़ा सा फोर्स होगा तो उसकी रीडिंग आपको नोट डाउन करनी है. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये एक मेजर देगा फोर्स का बिटवीन द फ्लोर एंड द ब्रिक. इसका जो ये फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका मेजरमेंट आएगा कि हाँ उसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है. अब बोला है कि उसके बाद क्या करो, जब आपने ये सारी प्रोसेस कर ली ना, उसको सारा नोट डाउन कर ली रीडिंग, उसके बाद क्या करो, एक पीस ऑफ पॉलीथीन, एक पीस है पॉलीथीन का, उसे लो. एक पीस ऑफ पॉलीथीन को लेने के बाद क्या करो, उसको ब्रिक के साइड में आगे पीछे ना ऐसे रैप कर दो, और फिर से वही एक्टिविटी रिपीट करो. उसको उसे अटैच कर दो उसके स्प्रिंग को, और उसे मेजर करो. आपको क्या कोई डिफरेंस दिखा? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में दूंगी, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आपकी बाद में है. ठीक है, उसके डायग्राम के साथ. इट्स एक्टिविटी 12.3. इस एक्टिविटी में आपको सारा ये बता रखा है कि हाउ इरेगुलरिटीज जो सरफेस पे होती है और कितनी स्मूथनेस होती है वो कैसे इफेक्ट करती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को. ये सारा भी आपको ये बता रखा है. जैसे इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको कोई भी सरफेस लेना है, उस पर कोई भी आपको ऐसे सब्सटेंस स्लाइडिंगली खड़ा करना है कि मतलब एक स्लाइड सा हो जाए, और उस पर ना एक बार सेल लेना है, और सेकेंड टाइम आपको जो सेल लेना है ना वैसे ही रिवॉल्व करना है उस वुडन टेबल पे, बट सेकेंड टाइम पे आपको ना क्लॉथ रख देना है. उससे आपको पता लगेगा कि किस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, किस पे मतलब कि वो जल्दी रुक रहा है सेल, और किस पे कम रुक रहा है. ये एग्जांपल आप घर पे भी करके दे सकते हो. इजी सी एक्टिविटी है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको उल्टा समझ आ जाएगा कि कैसे एक जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है और कम होता है. सो इसके बाद है इन विच केसेस रेजिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनिमम. पहले तो हमने वुडन टेबल पे रखा, दैट्स पॉलिश्ड, नाइसली पॉलिश्ड, बहुत अच्छे से पॉलिश है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी उसकी सरफेस है. और दूसरा था वो क्लॉथ. क्लॉथ हार्श होता है जब वो किसी का हो, मोस्टली कॉटन का. अगर मान लो कॉटन का रखा तो क्या होगा, उस पर ना इरेगुलरिटीज ज़्यादा होगी. कुछ इस टाइप का पहले आपको मैं दिखा देती हूँ. इस टाइप की इरेगुलरिटीज होगी. अब ये आगे पीछे है, जितना ये आगे पीछे होगा ना
उतना ही ज़्यादा हमारा इंक्रीज में जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। और जितना ये स्ट्रेट में जाएगा, देखो फ्रिक्शन हर एक चीज़ में होता है, चाहे वो 1%, 0.1% क्यों ना हो, बट होता सब में। अगर जितना ही ये प्लेन होगा उतना ही हमारा डिक्रीज फ्रिक्शन में आएगा। इसीलिए जो क्लॉथ है, क्लॉथ तो रफ सा सरफेस में आता है, और वुडन से तो रफ ही होता है। वो वुडन सरफेस जो पॉलिश है उससे तो रफ ही होगा, तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन है, तभी वहाँ पर सेल जल्दी रुक गया, क्योंकि उसका फोर्स ज़्यादा लग रहा था। Does the distance covered depend upon the nature of the surface on which the cell moves? अब नेचर क्या थी, रफ और स्मूथ, उनकी नेचर पर ही डिपेंड कर रहा था वो। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? अब क्या सेल की भी स्मूथनेस कर सकती है? अब भाई देखो, हमने अभी तक तो बात करी कि टेबल की, और हमने बात करी कॉटन के क्लॉथ की, जो भी क्लॉथ था उसकी, पर क्या सेल की भी कोई हो सकता है? अगर हम सेल की जगह पेन रखते तो उसमें तो अलग डिस्टेंस के लिए वो आपका कवर करता। सो दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है ये। Then friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. अब ये दो surfaces के contact में होता है, ठीक है, ये point important है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. मतलब कि जो आपको सबसे ज़्यादा स्मूथ दिखते हैं चिकने से, अब चिकना क्या होता है, कोई टेबल होगी जिसमें ग्रेफाइट लगाओ, कितना चिकनी चिकनी होती है ना, मतलब कि ग्रेनाइट वाली कई बार बहुत ज़्यादा टाइल्स होगी, कितनी चिकनी लगती है। तो क्या होता है, उनके पास चाहे कितनी ही चिकनी हो वो, लेकिन वो जो आपके सरफेसेस होते हैं उन पर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होता है। इरेगुलरिटीज ऑन टू सर्फेसेज लॉक इन टू अनदर। अब आपने वेलक्रो देखी है, जो आपके शूज़ वगैरह में लगी होती है, स्कूल शूज़ में भी होती है, कई लोग लेसेस के लेते हैं, अलग अलग टाइप के, बट मोस्टली आप लोगों ने देखी होगी वो वेलक्रो वाले, दैट्स हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं चिपको वाले सैंडल्स या फिर शूज़। उनमें क्या होता है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो उनमें ना आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप इसे जूम करोगे ना उनके, तो उनके ऐसे हुक एक दूसरे में ऐसे जॉइंट मिलेंगे आपको, लाइक हुक के अंदर हुक डाला हुआ है। तो आप लगा लो, थिंक करो, इसी टाइप का हमारा फ्रिक्शन होता है। वो कैसे? इस टाइप का हमारा फ्रिक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये सरफेस है, अब इस पर ना कुछ लगा लो बॉल है, ये इस तरफ मूव कर रही है, तो क्या है यहाँ पर ना, इसको अगर हम जूम इन करेंगे तो क्या होगा, ये जो सरफेस है इस पर थोड़ा थोड़ा ऐसे होगा, आगे पीछे होगा, थोड़ा तो रफ होगा ना वो सरफेस, और थोड़ा सा बोल की अप डाउन। सो ये इंटरलॉक करते हैं, देखो यहाँ पर भी है, ये कहीं ना कहीं तो इंटरलॉक कर ही रहे हैं ना, देखो यहाँ पर ऐसे इंटरलॉक, कहीं ना कहीं तो वो एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। और आप कोई भी चीज़, आप पत्थर वाली जगह पर जाओगे तो क्या होगा, आप कुछ भी आप खुद जाओगे, कोई ऐसी मूविंग चीज़ को भेजोगे तो वो अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि वो पत्थर से बार बार अड़चने डाल रहे हैं उसके, अगर नॉर्मली कहे तो अड़चने डाल रहे हैं उसके वे में, तो वो उससे रुक जाती है। ऑन रफ सरफेस देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। अब ये लगाओ, अगर आप रोड पे चल रहे हो या आप चिकनी मिट्टी पे चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो तो कितने सारे छोटे छोटे कंकड़ हो गए, और अगर आप उस पर बॉल डालोगे तो वो जल्दी रुक जाएगी, लेकिन अगर आप चिकनी मिट्टी पे डालोगे ना वो काफ़ी देर बाद रुकेगी। सो इट मीन्स जो रफ सरफेस होती है ना उन पर इरेगुलरिटीज, ऊपर खाबड़ जगह ज़्यादा होती है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इन अ रफ सरफेस इन्वॉल्व। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस में ग्रेटर होती है, रफ सरफेस में ज़्यादा होती है। उसके बाद यस, we said that the friction is caused by interlocking of irregularities in two surfaces। अब हमने ये देखा कि जो फ्रिक्शन है वो कैसे होती है, इंटरलॉकिंग से होती है, एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक। लॉक का मतलब होता है ताला, ताला अब ये मतलब नहीं कि उसमें ताला लगा दिया जाता है, इंटरलॉक का मतलब होता है एक दूसरे में अड़ना। अब वो एक दूसरे में अड़ते कैसे, इरेगुलरिटीज की वजह से दो सर्फेसिस के बीच में। It is obvious that the force of friction will be increased if two surfaces are pressed harder। अब ये बात तो हमारी होगी obvious। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, you can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it।
अब आप घर में इसको ट्राई करके देखना, एक मैट लेना, उस पर अगर कोई बैठा होगा ना, आपको उस मैट को खींचने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, और अगर कोई नहीं बैठा होगा ना, आप उसको ईजीली मूव कर सकते हो। कैसे? क्योंकि जब उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना, तो उस पर इरेगुलरिटीज़ नहीं बढ़ रही, बस उसके बीच का जो प्रेशर आ रहा है, उसके बीच में जो प्रेशर आ रहा है, जो गैप था वो कम हो रहा है, और जिसकी वजह से वो वहीं अड़ा हुआ है। लाइक ये हमारा कुछ भी है, कोई भी आप जिसमें आपको डायग्राम से छोटा सा बता रही हूँ, इस पर इरेगुलरिटीज़ ऐसे हैं थोड़ी, ठीक है। अब जो ऊपर वाला सब्सटेंस है ना, उस पर अगर हम जितना फोर्स एक्ट करेंगे ना, वो उतना ही इस पर ऐसे इंटरलॉक हो जाएगा, उतना ही अड़ेगा ये, कि हाँ भाई जैसे यहाँ पर इतना फोर्स आ गया, बहुत ज़्यादा फोर्स, हमने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पुश कर दिया, तो वो क्या होगा, वो नीचे 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 जाता जाएगा, जिससे क्या होगा, वो एक टाइम पर इतना आ जाएगा। अब अगर वो इतना नीचे है तो उसे मूव करने में कितना ज़्यादा हमारे को प्रेशर लगेगा ना। सो दैट्स वाई जैसे ही एक ऑब्जेक्ट पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, वैसे ही उस ऑब्जेक्ट पर इरेगुलरिटीज़ का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. अब याद करो, कभी आपने ना एक हैवी बॉक्स, कभी भी आपने अपनी लाइफ में एक हैवी बॉक्स को देखा होगा और उसको मूव भी किया होगा, या करने की कोशिश, लेकिन आप कई बार वॉल का भी करते हो ट्राई, तो क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह घुमाने में आपको कितना टफ होता है, और जैसे वॉल जैसी चीज़ें वो तो हिलती ही नहीं है। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस सबके पास होता है, लिव इट आउट। व्हाट इज़ ईजी टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट फ्रॉम, अब आप बताओ, आप फुटबॉल खेलते होगे, तो फुटबॉल में एक बॉल जो रेस्ट पर है उससे किक करने में ज़्यादा प्रेशर लगता है, या जो एक बॉल ऑलरेडी मूविंग है उसे किक करने में ज़्यादा प्रेशर लगता है? ऑफ कोर्स जो रेस्ट पर है बॉल, उसको किक करने में ज़्यादा प्रेशर लगता है हमारा। इसलिए जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उस पर ज़्यादा प्रेशर यूज़ होता है। The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. अब यहाँ पर एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं, बट ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया गया। इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के आपके बुक में तो 3 टाइप्स बता रखे हैं डायरेक्टली। वन इज एक आपका फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा है रोलिंग, और तीसरा है आपका स्लाइडिंग। अगर आपकी बुक में ये 3 दिए हुए हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो 2 टाइप्स के मेन फ्रिक्शन आता है आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग। एक तो होता है स्टैटिक, एक होता है किनेटिक। ये 2 टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। इसको मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको इसी में समझ आ जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है, आप कोई भी, आप मान लो अभी आप एट प्रेजेंट चेयर पे बैठे हो, आप खड़े होते हो, आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें, वो मूव क्यों नहीं कर रही? वाई नॉट दे आर मूविंग ऑल अराउंड, वो हिलती क्यों नहीं रहती? वो एक जगह पे स्टेबल है। वाई? बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट को उसकी प्लेस पे खड़ा रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, जैसा वो है उसी पर स्टेबल रखने के लिए जो दूसरे साइड से फोर्स लगता है ना, दैट्स नोन टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल से आपको थोड़ा शायद समझ आया, इरेगुलरिटीज उसमें, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था जितना उस पर प्रेशर लग रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, वो ना थोड़ा हल्का सा है, लाइक पेन होते हैं, आपने देखा ना कई बार पेन अगर आप अपने डेस्क पर रखो तो कई बार वो रोल कर जाते हैं। वाई दे रोल? क्योंकि उस टाइम उनका जो फ्रिक्शन होता है ना, वो उस टाइम कम होता है, और वो जो पेन होता है ना आपको, वो भी स्मूथ होता है, वो टेबल भी स्मूथ होती है, जिस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं लग पाता, एज बिकॉज उनके बीच में इरेगुलरिटीज जो है वो कम होती है, तो वो उसको स्टेबल रखने में थोड़ा उसको स्टेबल नहीं रख पाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द लेस इरेगुलरिटीज और डिक्रीजिंग इन द फ्रिक्शन। अब कनेटिक फ्रिक्शन वो होता है जिसमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर दूसरे साइड से फ्रिक्शन लगता है, लाइक एक बॉल जो रोल कर रही है, या फिर कोई भी आपकी चीज़ है वो रिवॉल्व करके जा रही है, ठीक है, एक बॉक्स है वो स्लाइड कर रहा है, यू आर स्लाइडिंग ऑन स्विंग। तो मतलब कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो जिसमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स का सारा काम आता है, वो होता है हमारा किनेटिक, और जिसमें रेस्ट पर रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए होता है सिर्फ, वो होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। किनेटिक के 2 पार्ट्स हैं, रोलिंग और स्लाइडिंग। ये आपके बुक में अभी ये नहीं दिया होगा कि किनेटिक फ्रिक्शन में, जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्राली
समझा दिया। सो इस पूरे में आपका यही था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। और इसमें यहाँ पर ये भी बता दिया कि ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्स टू कीप द मूविंग ऑब्जेक्ट विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सेम स्पीड पे रखने के लिए, या वो कोई स्लाइड कर रहा है कहीं से, उस पर हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to interlock. अब आपने कई बार देखा होगा, आप ना झूला होता है दैट्स नॉट टू बी स्लाइड पर कभी आप नीचे आ रहे हो तो उस पर आपको फ्रिक्शन, आप इतनी जल्दी नीचे आ जाते हो कि फ्रिक्शन को टाइम ही नहीं मिलता आपसे इंटरलॉक करने के लिए। अगर टाइम मिलता ना, उसको इतना इनफ टाइम मिलता तो वो आपको वहीं पर रोक देता। बट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे को पुश कर रही होती है अपनी तरफ, दैट्स वाई उसे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो उसके जो इंटरलॉक्स है वो हमसे कनेक्ट हो जाए और वो स्टॉप कर पाए या हमारी स्पीड को स्लो कर पाए। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है, स्लाइडिंग में उसका कम प्रेशर लगता है, मीन्स इंटरलॉकिंग कम होती है, और रोलिंग में तो बहुत ही कम होती है। सो इसको हम कह सकते हैं इस टाइप से, स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ये कुछ इस टाइप से होता है आपका। अगर कभी पूछा जाए तो सबसे बड़ा होता है स्टैटिक, उससे कम स्लाइडिंग, उससे कम रोलिंग। देन यहाँ पर आपको ये बात बताई हुई है कि जो ये ऐसे स्मॉलर होता है और क्योंकि ये फास्ट चलता है इस वजह से हम इसे स्मॉलर कहते हैं। नाउ फ्रिक्शन इज नेसेसरी। अब देखो, आपको पता है अगर एक चीज़ की एडवांटेज है ना तो उसकी डिसएडवांटेज भी है। लाइक अगर सिंपली आजकल की जनरेशन के लिए हम ले, सो दैट्स अ मोबाइल फ़ोन और यू कैन से गैजेट्स। अगर गैजेट्स का यूज़ हम अच्छे से करें तो वो हमारे लिए एक एडवांटेबल चीज़ बन जाती है, और ना करें तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। सो एवरीथिंग हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सेम फ्रिक्शन हैव। सो अब हम ये पढ़ेंगे, बट देखा जाए इसमें आपको जितना समझाया हुआ उससे थोड़ा आप अगर हाई लेवल पे पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको सारा डिटेलली पढ़ाऊँगी। Recall now some of your experiences. If it is easier to hold a cooler, earthen pot, or a glass tumbler. Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? अब क्या होता है, आपने कभी मटका, यहाँ तो लिखा हुआ है कूलर, कहीं पे कूलर कहते हैं, कहीं पर अर्थन पोट, इंग्लिश में तो अर्थन पोट कहते हैं, और कहीं पे घड़ा बोल देते हैं या मिट्टी या घड़ा ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। उसको पकड़ना ईजी होगा या ग्लास टम्बलर को। अगर लगाओ कि ग्लास टम्बलर पे ना ग्रीस या फिर ऑयल की एक कोट कर दी तो किससे इसको पकड़ना ईजी होगा, मुश्किल। उसे पकड़ना मुश्किल होगा क्योंकि वो हमारे हाथ से बार बार स्लिप करेगा, ठीक है। जस्ट थिंक व्हाट वुड बी पॉसिबल टू होल्ड ग्लास इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। देखो, अगर कोई फ्रिक्शन होगा ही तो वो ग्लास हमारे हाथ में आएगा ही नहीं। वो हमारे को ग्रिप बनाने में हेल्प करता है ना, इंटरलॉक करता है क्योंकि वो। Recall also how difficult it to be move on a wet muddy track. अब कई बार क्या होता है बारिश के दिनों में ना कई जगहों पर कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसे मूव करना कितना मुश्किल होता है ना। मतलब कि क्या उस पर हम फिसल जाते हैं। और वेट मार्बल, या फिर किसी कई घर में ना मार्बल लगा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, या टाइल्स कई बार ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, उस पर भी हम बार बार गिर जाते हैं। और कई बार तो हम अपने फ्रेंड्स को भी कहते हैं स्कूल में, लाइक कोई गिर गया तो देखो कितना गिर गया, और दूसरा कहता है हाँ हाँ स्लिप कर गया। वाई? Because of less friction. You could not write with a pen or pencil if there is no friction. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which sticks to the board. मतलब कि क्या होता है, आपको चौक का तो आई थिंक पता होगा कि क्या होता है। चौक का जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें जैसे ही बोर्ड रफ होता है और जैसे ही वो चौक उस पर लगता है तो उसके कुछ पार्टिकल्स बोर्ड में जाके स्टक हो जाते हैं। दैट्स वाई कुछ लिखा हुआ हमारे को दिखता है, उनके पार्टिकल्स जिस अकॉर्डिंग ऑर्डर किए जाते हैं ना उससे एक वर्ड बन जाता है। सो अब हम ना तो कुछ हम पकड़ ही नहीं पाएंगे विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि ग्रिप नहीं बनेगी। ग्रिप कैसे बनेगी,
फ्रिक्शन से, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसमें इरेगुलरिटीज होती है और हम उससे इंटरलॉक हो जाता है. दैट्स वाई बिना फ्रिक्शन के हम इनमें से कोई काम नहीं कर सकते. व्हाट कुड हैपन इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन चॉक एंड बॉल? नथिंग कैन बी डन. वो आपके तो पहले हाथ में ही नहीं आएगा, ठीक है. नंबर दूसरा, वो कुछ लिखा ही नहीं जाएगा उस पर. इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर इज नो फ्रिक्शन. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना तो वो कभी खत्म, मतलब रुकेगा ही नहीं अगर आप रोकोगे नहीं. और जैसे आप रखोगे, पैर भी रखोगे तब भी वो रुकेगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन. वो कभी रुकेगा ही नहीं. ऑब्जेक्ट जो आप हिलाओगे वो हमेशा मूव करता रहेगा. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the roads, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. अगर ना फ्रिक्शन नहीं होगा, ना ही आपके व्हीकल्स चलेंगे, ना ही उसकी स्पीड कम या बढ़ेगी, और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगी. फ्रिक्शन इतना हमारे लाइफ में एसेंशियल है. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल इन द वॉल. आप एक कील को भी ना दीवार में नहीं लगा सकते हो, और टाई नोट, एक नोट भी लगा सकते हो. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज देयर इज नो इंटरलॉकिंग. इन सबका सिर्फ एक ही आंसर है, वो इसलिए क्योंकि उनमें इंटरलॉकिंग नहीं होगी. ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एबल टू, ये हमारे लिए खतरनाक भी है. अब कैसे? इट wears out the material whether they are screws, ball bearings और soles of shoes. अब आपने कई बार देखा होगा कि ना आपकी जो सोल्स होती है शूज़ की, जिसे आप तलवा कहते हो हिंदी में, वो ना कई बार फट जाता है या शू से फट जाते हैं. कैसे? ज़्यादा घिसने की वजह से. अब ज़्यादा घिसेगा तो क्या होगा, वो फट जाएगा. और ज़्यादा घिसेगा का क्या मतलब है कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है आपका. लिटरली फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है, और ज़्यादा फ्रिक्शन भी नहीं, और कम. लगी मॉडरेट चीज़ इज़ द बेस्ट. मॉडरेट थिंग्स आर ऑलवेज बेस्ट, बट उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज को हम नहीं कह सकते कि अलग अलग है. मतलब कि ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस कम है, या उल्टा, बिकॉज इट हैव बोथ इक्वली. You must have seen worn out steps और foot bridges at railway station. आपने काफ़ी सारी ये चीज़ें देखी होंगी अपनी रियल लाइफ में. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. अब क्या होता है, आप अपने हाथ को ना अभी रब करके देखो थोड़ी देर, 5 मिनट्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, तो क्या होगा, आपके हैंड्स में ना हीट प्रोड्यूस होएगी. तो इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि जो उनमें इरेगुलरिटीज तो आ रही हैं, फ्रिक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या हो रही है, हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है. हाउ डू यू फील? आपको गर्म लगेगा. व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट अ रफ सरफेस इट कैचेस फायर. अब क्या होता है, आप कई बार ना मैच स्टिक लगाते हो, जो मैच स्टिक का बॉक्स होता है उसके साइड में ना खुरदरा पार्ट दिया होता है, जहाँ पर हमारे को मैच स्टिक के स्टिक को ऐसे स्ट्राइक करना होता है, जिससे क्या होता है, आग जो फायर है वो प्रोड्यूस होती है. हाउ? बिकॉज दे हैव इरेगुलरिटीज, और ऐसे केमिकल्स के रिएक्शन से क्या होता है, फायर प्रोड्यूस हो जाती है. You might have also observed that the jar of mixer becomes hot when it is run. अब आपने कई बार देखा है, जैसे आपके मदर अगर किचन में आपने कभी देखा हो, तो किचन में जब आपके मदर काम कर रहे होते हैं ना, मिक्सी से, मिक्सर से, ग्राइंडर से, जब वो चलता है ना 1 मिनट के लिए, हाफ मिनट के लिए, तो वो गर्म हो जाता है. उसके नीचे का पार्ट को भी हाथ लगा के देखो ग्राइंडर का, वो गर्म हो जाएगा 1-2 मिनट के अंदर ही, वो गर्म हो जाएगा. अब ऐसा कैसे? क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन. अब और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ बताएंगे कि मतलब कि जो हीट है ना वो प्रोड्यूस होती है जब फ्रिक्शन होता है. इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी. जितनी हीट प्रोड्यूस होगी ना मशीन में, उतनी ही एनर्जी वेस्ट होगी. वी शैल डिस्कस द वेज टू मिनिमाइज फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन. अब फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करना है ये हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे. अभी हमने इस पार्ट में टोटली ये सीखा व्हाट इज फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताया, जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा मैंने वो भी बता दिया. और इसमें आपको ये भी बता रखा है कि हाउ फ्रिक्शन इंक्रीज, हाउ इट इज़ एबल एंड हाउ इट इज़ नेसेसरी. सो इस पार्ट में इतना ही. अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय.